जी हां, और इस वक्त सोर्सेस के हवाले से एक अहम जानकारी सामने आ रही है। एनआईए हेडक्वार्टर की सेल में रखा जाएगा आतंकी तहव्वुर राणा को। ग्राउंड फ्लोर में एक सेल बनाई गई है, उसमें तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। एनआईए मुख्यालय के सेल में ही राणा का मेडिकल किया जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। हेडक्वार्टर की तीसरी मंजिल पर इन्वेस्टिगेशन रूम है। एनआईए ने 12 अफसरों की टीम बनाई है। ये 12 अफसर तहव्वुर राणा से करेंगे पूछताछ। और वहीं तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को केंद्र की मोदी सरकार भी बड़ी सफलता के तौर पर देख रही है और बताया जा रहा है कि इससे जुड़ी सारी जांच चल रही है। तहव्वुर राणा फिलहाल भारत लाया जाएगा उसे, जिसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, सुरक्षा भी कड़ी है। पूरी अपडेट आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 17 साल बाद मुंबई हमले के इस मास्टरमाइंड को भारत लाने में कामयाबी मिली है। तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने को लेकर गृह मंत्रालय ने हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल ने कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के प्रमुख आरोपी तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। मोदी सरकार की कोशिशों से भारत के सम्मान, भूमि और लोगों पर हमला करने वालों को न्याय के दायरे में लाना है। अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा कि 2008 में मुंबई आतंकी हमले के समय जो लोग सत्ता में थे वो तहव्वुर राणा को मुकदमे का सामना कराने के लिए भारत नहीं ला सके। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हुआ तहव्वुर का प्रत्यर्पण। 2018 में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। 2019 में भारत ने अमेरिका से प्रत्यर्पण के लिए कहा। 2023 में अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने प्रत्यर्पण की मंजूरी दी। 2024 में भारत के अनुरोध पर राणा को गिरफ्तार किया गया। 21 जनवरी 2025 में राणा की जमानत याचिका खारिज हुई। 25 जनवरी 2025 को राणा के प्रत्यर्पण को अमेरिका से मंजूरी मिली। और तहव्वुर राणा को मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। मुंबई हमले का यह गुनहगार इस जेल के अंडा सेल में बंद रहेगा। इससे पहले अजमल कसाब को भी इसी अंडा सेल में रखा गया था। देखिए हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह की यह ग्राउंड रिपोर्ट। आर्थर रोड जेल है, इसी के अंदर एक विशेष अदालत बनाई गई थी उस वक्त, और इस विशेष अदालत में 26 नवंबर 2008 के सभी जो उसमें जो आरोपी पकड़े गए थे, जिसमें मोहम्मद अजमल कसाब के साथ 2 आरोपी और इंडियन पकड़े गए थे, उनका ट्रायल चला था। और इस ट्रायल के बाद इसी जेल में, इसी आर्थर रोड मुंबई की मध्यवर्ती कारागृह के आर्थर रोड जेल के अंदर जो विशेष अदालत बनाई गई थी, वहां अजमल कसाब को फांसी की सजा मुकर्रर की गई। और फांसी की सजा 2011 में अजमल कसाब को दी गई। करीब 3 साल तक ये ट्रायल चला। इस ट्रायल में तमाम जो गवाह है, करीब 650 गवाह, आई विटनेसेस, चश्मदीद, उनकी यहाँ पर गवाही हुई। बड़ी बात यह है कि जो तहव्वुर राणा पकड़ा गया है, जिसे अमेरिका से लाया जा रहा है भारत, उस तहव्वुर राणा को भी पहले एनआईए इंट्रोगेशन करेगी। एनआईए एक एफआईआर दर्ज करेगी, दिल्ली में उसका इंट्रोगेशन होगा। उसके बाद इसी अंडा सेल में मुंबई में उसे लाया जाएगा। और वहीं 26/11 ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाले एनएसजी के पूर्व कमांडो सुरेंद्र सिंह ने टीवी9 से कहा कि तहव्वुर राणा को जनता के बीच फांसी हो। कमांडो सुरेंद्र ने उस वक्त 2 आतंकियों को ढेर किया था और उन्हें भी ऑपरेशन के दौरान कई गोलियां लगी थी। अब सुनिए पूर्व कमांडो सुरेंद्र सिंह का क्या कहना है। एनएसजी कमांडो सुरेंद्र सिंह जो उस ऑपरेशन में इन्होंने भाग लिया, 2 आतंकियों को ढेर भी किया। जब आप ये खबर सुन रहे हैं, 16 साल का अरसा हो गया है कि तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यार्पित किया गया है, तो आपको क्या याद आता है, बहन में क्या आ रहा है? आज जो ना वही मंजर सामने, आंखों के सामने वही लाशें, वही खून खराबा, जिस तरीके से निर्दोष लोगों को मारा था, जिस तरीके से माताएं बहनों की इस्मत वहाँ लूटी गई थी, छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से काफिरता के साथ मारा गया, वो मेरी नज़रों के सामने है। और आज जो ना हिंदुस्तान की सरजमी के ऊपर इतने बड़े जो काफिर आतंकवादी को जो ना लेके आया, मैं देश के प्रधानमंत्री और जो ना अमेरिका के राष्ट्रपति का भी धन्यवाद करता हूँ। और साथ में टीवी चैनल के सभी साथियों का, पत्रकारों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने इतना तगड़ा ट्रायल चलाया कि अमेरिका जैसे देश के ऊपर दबाव बना रहा और मजबूर हो गए वो उस आतंकवादी को देने के लिए। तो आज सारी चीज़ें सब जो ना मन के अंदर वही चल रही है, और ये चल रहा है जल्दी से जल्दी ऐसे दोषी के खिलाफ जो ना ट्रायल करके और ऐसे पब्लिक के सामने फांसी भी दी जाए। और आइए अब आपको दिखाते हैं नरीमन हाउस, जिसे छबाड़ हाउस भी कहा जाता है, जहां आतंकियों ने 2 दिनों तक अंधाधुंध फायरिंग की थी। गोलियों के निशान यहां की दीवारों पर अब भी उस खौफनाक पल की गवाही दे रहे हैं। फायरिंग में 18 साल के एक युवक की
जान चली गई थी। यहीं से देखिए एक ताजा रिपोर्ट। 11 का जो आतंकी हमला हुआ था उसमें इसी नरीमन हाउस को निशाना बनाकर इन आतंकियों ने यहां पर गोलीबारी की थी। वो दिन तो मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि पूरा रोड में कांचें गिरी हुई थी, पत्थरें गिरी हुई थी, जबकि व्हीकल्स वो बम्बार्डिंग की वजह से सब उल्टी सीधी हो गई थी। कैरम खेल रहे थे उन लोग। कैरम, हाँ, तो उस पे से खोली उसको लगी। मतलब ऊपर से जो गोली आतंकवादियों ने मारी वो कैरम बोर्ड खेलते हुए बच्चों को लगी। हाँ, वो देखो उसके नाम का ये फलक भी लगा हुआ है उधर। ये देखिए हरीश गोहिल नाम का ये जो चौक बनाया गया है ये उसी 18 साल के लड़के के नाम पर बनाया गया है जो यहाँ पर कैरम बोर्ड खेल रहा था, और कैरम बोर्ड खेलते समय ऊपर से जो गोली है वो सीधा हरीश गोहिल को लगी, और हरीश गोहिल को गोली लगने के बाद हरीश गोहिल की मौके पे मौत हो गई। ये नरीमन हाउस है जिसे अभी शूट करना मना है, लेकिन ये नरीमन हाउस में गोलियों के निशान आप देख सकते हैं। अंदर 2 आतंकी मौजूद थे और इन दोनों आतंकियों ने इजरायली नागरिकों को यहाँ पर बंधक बनाया हुआ था। उसी के मेमोरी में ये नरीमन हाउस के ठीक सामने रैक्स बेकरी के इस दीवार पर बनाया गया है। 26/11 की रात जब मुंबई के CSMT स्टेशन पर आतंकी अजमल कसाब और उसके साथी फायरिंग कर रहे थे, उस वक्त मोहम्मद शेख उर्फ छोटू चाय वाला नाम का व्यक्ति भी वहीं मौजूद था। उसने कई लोगों की जान बचाई थी। कैसा था मंजर, इस पर TV9 ने छोटू चाय वाले से बात की। चाय वाला के नाम से विख्यात मोहम्मद शेख इस वक्त मौजूद है। ये बताइए कि उस रात क्या हुआ था। इंडिया और इंग्लैंड का मैच था उस दिन। देखा तो पटक दिवाली में कैसे पड़ता है, पार्ट फुट डोम पार्ट फुट, मतलब ऊपर देखा शॉर्ट सर्किट नहीं, मतलब इंडिया मैच जीत गया। देखा तो वहाँ से पुलिस वाला दिख रहा नहीं है। साहब लोगों को बोला ऐसा सा मैटर है, बाहर बम फट रहा है साहब, गेट लगा दिया हूँ। तो बोला नहीं शॉर्ट सर्किट हुआ का छोटू। नहीं बोला साहब मैं खुद देख के आओ, एक काम करो रेलवे का कैसे नीचे लेके बैठ जाओ, गेट लगा दिया। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर क्या हो रहा है। फिर 2 से 3 मिनट के बाद वो अभी जो फांसी हुआ, पहले नाम नहीं मालूम था, वो चल के आ रहा है, ऊपर फाइटिंग करते हुए आ रहा है। तो मैं उधर देखते हुए मतलब क्या है, कमांडो आ गया बचाने के लिए। मैं इतना करके चिल्लाया तो उसने मेरे को गाली दिया पंजाबी लैंग्वेज में, और 10 कदम या 6 कदम पीछे हट के मेरे फुल्लेट फाइट किया। तब मेरी दिमाग की बत्ती चलेगी आतंकवादी है। क्या सामने से कसाब को देखा था फायरिंग जिस तरह से वो कर रहा था? वो तो मेरे पे हाथ धो के पीछे पड़ गया था, गाली तक दिया था, पंजाबी लैंग्वेज में था। गाली बोल नहीं सकता हूँ मैं। 3 फायरिंग किया, अल्लाह का शुक्र है। वो कौन होता मेरे को मारने वाला? बचाने वाला वो है, पैदा करने वाला वो है, खिलाने वाला वो है। वो कौन है? अजमल कसाब, अतुल राणा, वो है कौन? और NIA मुख्यालय में बने इन्वेस्टिगेशन सेल में सिर्फ 12 लोगों की एंट्री होगी। देखिए अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। तहव्वुर हुसैन राणा जब भारत आएगा तो उससे किस तरह से पूछताछ की जाएगी, कैसे उसे इंटरोगेट किया जाएगा। 3री मंजिल पर इसके लिए इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया गया है। इन्वेस्टिगेशन सेल में केवल 12 जांच से संबंधित अधिकारियों को ही पहुंच प्राप्त होगी, जिसमें NIA के DG सदानंद दाते, IG आशीष बत्रा और DIG जया रॉय शामिल हैं। और यूपी के पूर्व DGP ब्रिजलाल ने TV9 से कहा है कि तहव्वुर राणा ने कई शहरों की रेकी की थी और उसके तार कई लोगों से जुड़े हैं। अब पूछताछ में कई और कड़ियां भी खुलेंगी। हमारा कदम क्या होगा पुलिस का अगला? ऐसा है 26/11 तो अटैक हो गया, प्लान किया हो गया। इसके अलावा इन्होंने कई शहरों की रेकी भी की थी। कोचीन का किया था, बंगलौर का किया था, आगरा का किया था। और मैं जब ADG लॉ एंड ऑर्डर था, जब जयपुर लश्कर तोयबा ने किया ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट किया, तो आगरा भी निशाने था, क्योंकि वो पर्यटन का हब है। तो वो भी था, लेकिन हम लोगों मैं ही था, लॉ एंड ऑर्डर का भी हेड था, STF ATS का था। हमारी सतर्कता इसलिए कि वहाँ नहीं हो पाया। तो ये जो पकड़ा गया है, अब इसमें एक तो इंटरनेशनल आतंकवादी है, कोपेनहेगन में डेनमार्क में किया। यहाँ इनका क्या क्या प्लान था, इनके कौन से लोकल थे, ये अपनी एक एजेंसी, बिजनेस एजेंसी यहाँ बॉम्बे में इस्टेब्लिश करना चाहता था एज ए कवरअप। बिजनेस वीज़ा यही दिलाता था तहव्वुर राणा। तो इसके आने से ये तमाम जो भी कड़ियाँ सॉल्व नहीं हैं, वो कड़ियाँ भी खुलेंगी और तहव्वुर राणा को हम इंडियन कानून के तहत इसको सज़ा दिलाने में कामयाब होंगे।
वक्फ कानून पर बीजेपी का जन जागरण अभियान। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में वक्फ कानून पर वर्कशॉप की जा रही है। नेताओं को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का निर्देश, वक्फ कानून पर मुस्लिम वर्ग के बीच जाएगी बीजेपी। मुस्लिम वर्ग को कानून के फायदे बताएगी बीजेपी। तो देखिए, ये अहम जानकारी सामने आ रही है। वक्फ कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी को लेकर ये बड़ी खबर है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में वक्फ कानून पर बाकायदा बीजेपी नेताओं के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा निर्देश देंगे। वक्फ कानून पर मुस्लिम वर्ग के बीच भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता जाएंगे और मुस्लिम वर्ग को इस नए कानून के फायदे के बारे में बताया जाएगा। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, कैसे इस जन जागरण अभियान को आगे बढ़ाने की तैयारी में है बीजेपी? बीजेपी ने इसके लिए एक आज वर्कशॉप आयोजित किया है और बीजेपी पूरे देश में 15 दिनों का वर्कशॉप 15 दिनों का जन जागरण अभियान चलाने जा रही है और 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक घर घर जाकर हर एक घर में जाकर ये पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे वक्फ संशोधन बिल जो है ये मुस्लिम अल्पसंख्यक जो खास करके पासमानदा समाज के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए फायदेमंद है। और इसके लिए बीजेपी एक लंबा चौड़ा योजना बना चुकी है। सारे राज्यों के राजधानियों में बीजेपी एक टाउन हॉल कराएगी। वहां के सांसद, विधायक, तमाम बड़े लोग इसमें शामिल होंगे और साथ ही जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उसके अलावा जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वकील हैं, डॉक्टर है, अध्यापक है, इस तरह के मुस्लिम वर्ग के लोगों को एक टाउन हॉल कराने की कोशिश हर एक राजधानी में की जा रही है और जिला स्तर और मंडल स्तर तक कैसे इस बात को सकारात्मक ढंग से पहुंचाया जाए, इसको लेकर की गई है। जी, शुक्रिया आमोद आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, वक्फ कानून के जो फायदे हैं उसके बारे में मुस्लिम वर्ग के लोगों के बीच सीधे बीजेपी नेता कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इसके लिए बाकायदा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें नए वक्फ कानून के जो फायदे हैं वो बीजेपी नेताओं को बताए जाएंगे, ताकि वो जगह जगह घर घर पहुंचकर मुसलमानों को इसके फायदे बता सकें। और कोलकाता से खबर है, जहां मुस्लिम समाज ने वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज ने किया है प्रोटेस्ट। विरोध प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने वक्फ कानून को वापस लेने की मांग की है। वक्फ कानून को वापस लेने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। पीएम ऑफिस को लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन भेजा जाएगा। देखिए, कानून वापस लेने के लिए हस्ताक्षर अभियान पश्चिम बंगाल में कोलकाता में चलाया जाएगा और फिर उसके बाद ये ज्ञापन पीएम ऑफिस को भेजा जाएगा। वक्फ कानून को वापस लेने की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कोलकाता में वक्फ कानून के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सिद्दीकुल्ला चौधरी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन कोलकाता में आयोजित किया गया है, जिसमें सरकार को कहा जा रहा है कि वक्फ कानून वापस लिया जाए और इसके लिए बाकायदा एक हस्ताक्षर अभियान भी कोलकाता में चलाया जाएगा, जिसमें कानून वापस लेने की मांग होगी और उसके बाद ये ज्ञापन तैयार करके पीएम दफ्तर भेजा जाएगा लोगों के हस्ताक्षर के साथ। तो देखिए, वहीं की सब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है और इसके लिए कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। और कोलकाता के अलावा भोपाल में भी वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। सबसे पहले आपको कोलकाता की तस्वीरें दिखाते हैं। कोलकाता से हमारे साथ सुप्रियो, हमारे संवाददाता भी इस वक्त मौजूद हैं। सुप्रियो, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर वक्फ कानून को लेकर, नए वक्फ कानून को लेकर किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन किस बात का है? सुप्रियो, आवाज मिल रही है आपको? सुप्रियो, हमारे संवाददाता इस वक्त कोलकाता से लाइव नजर तो आ रहे हैं, लेकिन लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, कोलकाता में भी प्रदर्शन हो रहे हैं नए वक्फ कानून को लेकर। पश्चिम बंगाल की कोलकाता की जो मोनाली है, हाँ मैं सुन पा रहा हूं आपको।
बोलिए बोलिए सुप्रियो, वहां पर क्या चल रहा है? किस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या सबसे बड़ा ऐतराज है, नाराजगी किस बात को लेकर है? बताइए जरा। देखिए, वक़्फ़ एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये पश्चिम बंगाल का जो मौलाली मोड़ है, यहाँ पर बहुत सारे जो मुस्लिम संगठन है वहाँ से सब लोग ये स्टेट के और देखिए, भोपाल में भी इसी तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। शुभम गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा बताइए, क्या कहना है लोगों का? वक्फ कानून को वापस लिए जाने की मांग एक तरफ कोलकाता में भी उठ रही है, तो भोपाल में भी इसी तरीके की मांग है। बिल्कुल अंजलि, आज भोपाल से भी इस प्रदर्शन की शुरुआत होने जा रही है। कल भी प्रदर्शन रखा गया है। ये तस्वीरें आपको सेंट्रल लाइब्रेरी की दिखा देता हूं, चूँकि दोपहर 2 बजे से ये प्रदर्शन हो रहा है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत ही ये पूरा प्रदर्शन होना है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद इस पूरे प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें देख रहे हैं कि काफ़ी फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है और 2 बजे के बाद से ही लोग यहाँ पर जुटना शुरू होंगे। फिलहाल ये मंच की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का ये प्रदर्शन रखा गया है। पुलिस को जो बताया गया है कि 4 से 5 हज़ार की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कुछ पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। सर, ये बताइए कि कितनी तादाद में लोग यहाँ पर आने वाले हैं? कितनी तादाद में लोग यहाँ पर आने वाले हैं? कितना बल यहाँ पर लगा है सुरक्षा के मध्य में? वो भी अपनी जगह पे खड़े हो जाए। बाकी हमारे जो जैसा आयोजकों ने बताया है, आयोजकों का कहना है 8 से 10 हज़ार लोग आना है। जो जवाबदारियां दी है और सबकी व्यवस्था आप देख रहे हैं। फिर भी हम अंदाज कर रहे हैं 2-4 हज़ार तो आ जाएंगे और कार्यक्रम करीब 2 के बाद चालू होगा। और व्यवस्था हर तरीके की है, जैसे पूरे ग्राउंड के हिसाब से एक इंटरनल व्यवस्था है। कानून इसके बाद पार्किंग के लिए अलग से व्यवस्था लगाई है। उसके बाद मुस्लिम अगर भीड़ बढ़ती है तो भीड़ को रोकने के लिए ये भीड़ जो है वो इसी ग्राउंड पर रहेगी या इससे बाहर? यहाँ पर 2 किलोमीटर दूर बैरिकेडिंग की है कालिका मंदिर के वहाँ। देखिए, जो जिस तरह का प्रोग्राम की रचना इन्होंने करी उसके हिसाब से शुद्ध रूप से 1 दिवसीय धरना है, तो धरने में कोई मूवमेंट नहीं होता है। धरने में आदमी बैठता है और सभी साथी जिस तरह आयोजकों से बात हुई है उनका मौजूद रहेंगे, बैठेंगे और यहीं अपना धरना देंगे। उलमा और इकराम की 8 से 10 हज़ार ठीक है शुभम, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी शुभम भोपाल से जानकारी दे रहे थे, जहां सुरक्षा को लेकर के सारी तैयारियां कर ली गई हैं। वक्फ कानून को वापस लिए जाने को लेकर यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर दी है। अश्विनी चौबे के मुताबिक अगर नीतीश कुमार डिप्टी पीएम बने तो बिहार का विकास होगा। यह सम्मान जगजीवन राम के बाद बिहार को दूसरी बार मिलेगा। नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धर्म होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। हालांकि जेडीयू ने उनके इस बयान पर साफ कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो वहीं आरजेडी ने बीजेपी पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कोई बीजेपी के नेता कहते हैं भारत रत्न मिलना चाहिए, कोई कह रहे हैं उप प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। ये क्या बता रहा है? ये संकेत है कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को बीजेपी निपटाएगी। और जम्मू के रामनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। ग्राउंड जीरो से टीवी 9 भारतवर्ष की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
मैं मौजूद हूँ रामनगर इलाके में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर आउटर कॉर्डन में सर्च कर रहे हैं और घने जंगल का इलाका है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। आशंका है कि रामनगर के जोपड़ इलाके में 2 से 3 आतंकी जो है वो ट्रैप किए गए हैं। ये भी माना जा रहा है कि ये 2 से 3 आतंकी जो है वो पाकिस्तानी हो सकते हैं। वहीं किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में भी सुरक्षा बल जो है वो ऑपरेशन चला रहे हैं। वहां पर 3 आतंकी जो हैं वो ट्रैप किए गए हैं और ऐसे में सुरक्षा बलों की प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। लगातार ऑपरेशन जो है आतंक के खिलाफ चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके का एक घना जंगल है और ऐसे में सुरक्षा बल लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर किया जाए। और देश के कई हिस्से आजकल भीषण गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने कहीं गर्मी बढ़ने की तो कहीं बारिश की आशंका जताई है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में लू और गर्म हवाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। आईएमडी ने दिल्ली सहित 8 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटे तक तापमान और बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 2 से 3 दिन से पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में हीट वेव चल रही है, लेकिन आज से इसमें कमी आ जाएगी। बहुत अब्रप्ट राइज हो रहा है टेम्परेचर्स में। जैसे आपने देखा कभी इनिशियल जो अप्रैल का मंथ था इसमें कुछ टेम्परेचर बहुत आगे चले गए। जैसे चंडीगढ़ की बात करें 38 टेम्परेचर बहुत लेट अप्रैल में जाते तो थे लेकिन लेट अप्रैल में जाते थे। इसी तरह से पंजाब हरियाणा के भी कई शहरों में तापमान जो है फर्स्ट वीक में ज़्यादा चले गए। अब ये है कि आने वाला जो अगले गर्मी का टाइम है, जैसे अभी मई आएगा, जून आएगा, ये 2 महीने भी काफ़ी गर्म रहते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र में गर्म हवाएं और लू चलने की स्थिति बनी रहेगी। वहीं कुछ राज्यों में बारिश से आंशिक राहत की उम्मीद जताई गई है। और बिहार में पिछले 24 घंटे में आकाशीय बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई। 5 जिलों से बिजली गिरने के मामले सामने आए। वीडियो बिहार के सहरसा का बताया जा रहा है। बिजली गिरने से अचानक पेड़ में आग लग गई। घटना से इलाके में चीख पुकार मच गई। बिहार के कई जिलों में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। पिछले 24 घंटे में 5 जिलों में बिजली की चपेट में आने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बेगूसराय में 5, दरभंगा में 4, मधुबनी में 3, समस्तीपुर में 1 शख्स की मौत हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने मौत पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। बेगूसराय में रुक रुक कर हल्की बारिश भी जारी है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक बच्ची समेत 5 लोगों की मौत की खबर आई, जबकि 3 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया। बिहार में बिजली गिरने से सबसे ज्यादा नुकसान अप्रैल से सितंबर के बीच होता है। रिपोर्ट के मुताबिक मैदानी इलाकों में तूफान और बिजली गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। उत्तर पश्चिम भारत की गर्म शुष्क हवा बंगाल की खाड़ी से निकलने वाली नम हवा के साथ मिलती है। महाराष्ट्र के अमरावती में झमाझम बारिश हुई है। बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दिलाई, वहीं किसानों को मायूस कर दिया। देखिए रिपोर्ट। वीडियो महाराष्ट्र के अमरावती का है, जहां जिले के कई इलाकों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अचानक हुई इस बारिश के कारण लोगों को पिछले कई दिनों से तपती गर्मी से बड़ी राहत मिली है। बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अमरावती जिले में कई जगहों पर बारिश हुई। बेमौसम हुई बारिश के कारण लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत तो जरूर मिली, लेकिन किसानों के लिए इसने नई समस्या खड़ी कर दी। इस बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। बारिश की वजह से मूंगफली, तिल, तरबूज समेत कई फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। मौसम के बदले मिजाज के बीच किसानों को यह समझ नहीं आ रहा कि इन हालात में वो क्या करें। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक पूर्वी विदर्भ में भी हल्की बारिश का अनुमान जताया है। और स्मार्टफोन का आयात करने वाला भारत अब इसका प्रमुख निर्यातक बन गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में स्मार्टफोन निर्यात में भारत ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। देखिए रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री मोदी का जोर मेक इन इंडिया के जरिए आत्मनिर्भर बनने पर रहा। सरकार की PLI स्कीम के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को जबरदस्त बूस्ट दिया। इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि स्मार्टफोन का निर्यात पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 54% बढ़ गया है, जो कि बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने पहली बार 2 लाख करोड़ से ज्यादा के स्मार्टफोन का निर्यात किया। अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच 1.55 लाख करोड़ का निर्यात किया गया, जबकि अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच 99,120 करोड़ का निर्यात हुआ। मोबाइल निर्यात में 70% हिस्सेदारी एप्पल के आईफोन की है। पहले इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICEA ने अनुमान लगाया था कि वित्त वर्ष 2025 में स्मार्टफोन का निर्यात $20 अरब यानी लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। भारत से होने वाले रिकॉर्ड स्मार्टफोन निर्यात साबित करता है कि वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।